हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सभी चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे और ध्यान देने वाली बात ये है कि उसमें हम लोग एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कर लिए थे और उसका स्पेशल केस भी देखे। हम लोग देखे थे कि उसका जो व्यंजक आया था टा इज इक्वल टू पी साइन थीटा आया था। ओके, और इसमें स्पेशल केस में हम लोग देख लेते हैं कि थीटा बराबर 0 हो तब क्या होगा, थीटा बराबर 90 हो तब क्या होगा और थीटा बराबर 180 हो तब क्या हो। अस्थाई अस्थाई संतुलन भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है और पूछा जाता है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक तो प्राप्ति के लिए साथ ही ये भी बताइए इसकी सहायता से कि द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या होगा। इसकी सहायता से पूछा जाता है। जैसे टा इज इक्वल टू आपको दिया है पी ई साइन थीटा, दोनों का मतलब समझना। तो यहाँ जो टा है बेटा ये तो होता है बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण जो द्विध्रुव पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में लगता है। और जो पी होता है बेटा इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देखकर, है ना। तो याद रखना कि ये बल युग्म आघूर्ण है और ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैसे तो इसकी परिभाषा हम लोग बहुत आसानी से देते हैं कि किसी द्विध्रुव का कोई एक आवेश गुणे उनके बीच की अल्पतम दूरी का जो परिमाण होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, यही बोल देते हैं हम लोग। लेकिन अब आपको इसकी परिभाषा जो है इसकी सहायता से देना है, टा की सहायता से। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मीन्स वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका सिंबल भी बना लो ताकि आप जानो कि क्या पढ़ने वाले। इसकी परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। किसकी सहायता से? तो टा इज इक्वल टू पी साइन थीटा की सहायता। तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग अभी अभी व्यंजक प्राप्त किए हैं, टा इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। बात क्लियर है? ये आप प्राप्त किए थे। अब इसमें देखना, हम लोग दो केस लगाएंगे परिभाषा को आसान करने के लिए। इसकी वैल्यू चाहिए पी की वैल्यू। सबसे पहली बात इसको हटाते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पहला केस। यदि मैथमेटिकली देख लीजिए, अभी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ये थीटा का मान 90 डिग्री हो। इसके कहने का अर्थ ये है कि द्विध्रुव को हम लोग क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पे रखें, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो जो पी की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण पी हो गया। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है बेटा? 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही? अगर ऐसा है द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पे रखा गया है, तब देखना, देन तब टा इज इक्वल टू पी ई, यहाँ लिखेंगे बेटा साइन 90। अब आप सभी जानते हो, इसको मैं हटा रहा हूँ या फिर इधर कहीं लिख लो, ये समझने के लिए केवल था। आप सभी जानते हो साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम, वो होता है साइन 90 डिग्री के बराबर। और आप सब जानते हो इसकी वैल्यू +1 होती है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? +1, जो कि आप यहाँ रख रहे हो। तो हम सभी जानते हैं जो टा है वो किस पर डिपेंड है? साइन थीटा पर। तो अगर साइन थीटा अधिकतम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो टा होगा यानी द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण वो भी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रख लो, साइन थीटा मैक्सिमम साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू +1 होती है। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। हमको चाहिए क्या? हमको तो पी चाहिए, तो पी रोकेंगे, ई गुणे में 1 से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं, वही रह जाएगा। ई गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर P इज इक्वल टू टा मैक्स अपॉन ई गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ई। और आसान कर सकते हैं इसको। दूसरा कंडीशन ना, अब
यदि E इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलम, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है एक समान, उसकी वैल्यू अगर हम ले लें कि 1 न्यूटन प्रति कूलम है, तब देखना बेटा, देन तब P इज इक्वल टू टाम एक्स, ये हो जाएगा। क्योंकि E की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, 1 से भाग करोगे तो वही चल जाएगा। अब आप आसानी से इसकी परिभाषा दे सकते हो, P की परिभाषा इसकी सहायता से क्या बोलेंगे बेटा, दोनों कंडीशन शामिल कर लेना है बस अपने लैंग्वेज में। बोल देंगे यदि द्विध्रुव को एक न्यूटन प्रति कूलम वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखा जाए, तब द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होगा। ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा लिख देंगे, यदि 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखें तो दोनों कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन 1 न्यूटन प्रति कूलम वाले एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ये अप्लाई करा दिया। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखें, यानी ये भी अप्लाई करा दिया। तब तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण या फिर आप ऐसे लिख लेना, तब तो द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स P की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, P की, ऐसे लिख भी लेना। तो द्विध्रुव आघूर्ण P उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, और हम सभी जानते हैं बेटा, इस दशा में इस पर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, टाउ मैक्स। तो द्विध्रुव आघूर्ण P उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण के बराबर होगा, लो बेटा, हम लोगों ने बता दिया इसकी सहायता से, जो व्यंजक प्राप्त हो उसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे चलते हैं हम लोग, और गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहली बात तो आपको काम लगेगा इसमें एरिया एलिमेंट, ये आप हेडिंग बनाएंगे, एरिया वेक्टर मीन्स क्षेत्रफल सदिश, ये बेटा, ये सब हमको काम लगने वाला है आगे टॉपिक्स में, तो इसको हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ये कौन सी नई भौतिक राशि, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखिए, उसी से क्लियर हो जाएगा ये कौन सी भौतिक राशि है, फिर हम लोग समझेंगे इसके बारे में बढ़िया से। तो लिखेंगे बेटा, किसी समतलीय
किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ये याद रखेंगे। किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, इसकी बात हो रही है। वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है, यानी कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। वह भौतिक राशि है जिसका परिमाण, जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, जिसका परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर, लो जिसका परिमाण क्या होगा बेटा, जो आपने समतलीय पृष्ठ लिया है, प्लेन सरफेस लिया है, उसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ओके। तथा दिशा यानी डायरेक्शन भी है, सदिश है, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल के बराबर, तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। इसको ऐसे परिभाषित किया गया, कहा गया किसी समतलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वह भौतिक राशि है जिसका परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दो चीज याद रखना है, इसका परिमाण क्या होगा, तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, उसे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और दिशा की बात होगी तो आप याद रखना कि पृष्ठ के लंबवत होगा। दो चीज याद रखना है, इसमें बाहर की ओर होती है, बहुत बाहर की ओर होती है ये चीज। अब इसको हम लोग समझते हैं। सपोज करिएगा बेटा कि आपके पास कोई एक सरफेस है, कुछ इस तरीके से, ये ले ली, ये ओके। अब अगर हम कहें कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है बेटा, ये समतल पृष्ठ है, ऐसे रखा हुआ है, बात समझ आ रही है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है, कितना है बेटा, a क्या है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया हो गया। और अब इसके क्षेत्रफल सदिश की बात की जाए तो मैंने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा वो उस क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होगा। क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होगा उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तथा दिशा जो होगी उस पृष्ठ के सदैव लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ऐसे मान लो पृष्ठ रखा है बेटा, तो इसके लंबवत बाहर की ओर ये हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में हम लोग ले सकते हैं, ये ऐसे, इसका डायरेक्शन ये हो गया। और हम दिखा देंगे यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो एरिया वेक्टर है तो उस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है, ये ऐसे पृष्ठ रखा है और इसके लंबवत इसकी दिशा होगी, ऐसा इसने परिभाषा में कहा गया। ये तो डायरेक्शन हो गई किसकी, क्षेत्रफल सदिश की। अब अगर ये सदिश है तो इसको हम लोग वेक्टर ए से लिखेंगे, ओके। और इसका परिमाण क्या होगा बेटा, तो हम लोग जानते हैं इसका परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर यानी ए के बराबर होगा। और दिशा तो आप देख ही रहे हो। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी हम कोई सदिश लिखते हैं, कोई सदिश लिखते हैं तो बराबर होता है परिमाण के और दिशा, दोनों चीज लिखनी होती है, तब हम उसको व्यक्त कर पाते हैं।
तो ऐसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो परिमाण होगा आपको बता दिया गया है कि उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी ए के बराबर होगा। तो परिमाण लिख दे बेटा। और दिशा क्या होगी, तो दिशा के लिए यूनिट वेक्टर कोई सपोज कर लो इसकी दिशा में, तो हम लोग मान ले रहे हैं बेटा कि इसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर है एन। एन क्या है, वेक्टर ए के अनुदिश से यूनिट वेक्टर है, या कह सकते हो पृष्ठ के लंबवत ही इकाई सदिश है। तो ये वेक्टर ए की ही तो दिशा बता रही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, यूनिट वेक्टर ऐसे। देखना सदिश बराबर परिमाण दिशा, तो सदिश का परिमाण क्या हुआ, परिभाषा के अकॉर्डिंग उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लिख दिया गया। और दिशा क्या होगी, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यूनिट वेक्टर है क्या, हम लोग यहाँ बता देंगे। हियर यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है बेटा वो है पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश या मात्रक सदिश या एकांक सदिश, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और आप सभी जानते हो बेटा इसका परिमाण एक होता है, तो एक से गुणा कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दिशा भी बताता है, तो पृष्ठ के लंबवत मात्रक सदिश है, तो पृष्ठ के लंबवत ही मात्रक सदिश या इकाई सदिश ले ली। अब ये देखो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो उसी की दिशा बता रहा है। तो उस सदिश राशि बराबर क्या होती है, उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो सदिश का परिमाण और उसकी दिशा लिखा गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश या मात्रक सदिश, क्योंकि वो भी लंबवत ही है पृष्ठ के। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेटा ये पृष्ठ ऐसे है समतल, आप कह सकते हो सर लंबवत ऊपर की ओर ही क्यों है, लंबवत नीचे की ओर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास कोई खुला पृष्ठ है इस प्रकार से, तो वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। हालांकि आपको बता देना होगा कि आपने किस दिशा में क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित किया है। इससे पहले एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर क्षेत्रफल सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो ऐसे तो फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट में हम लोग इसको अदिश मानते हैं, लेकिन अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फ्लक्स, और इस चैप्टर में हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्षेत्रफल को सदिश के रूप में परिभाषित करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ एक चीज और, अब ये भी आप कह सकते हो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, तो आपने कहा ए, क्या है एरिया। ओके, अब अगर पृष्ठ ऐसे रखा है तो जरूरी थोड़ा है ऊपर ही लंबवत है, लंबवत तो नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए अगर खुला पृष्ठ है, इस प्रकार का कोई समतल पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर भी हो सकता है नीचे, यानी कि कुल मिलाकर उस पृष्ठ के लंबवत हो सकता है। यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे नीचे भी, ये भी आपका वेक्टर ए ही है। वेक्टर ए है क्या बेटा, तो बताएंगे एरिया वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। यहाँ भी आप बता सकते हो वेक्टर ए क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर। और सारी चीज तो आप जानते हो। हाँ ए क्या है, तो आराम से बता सकते हो। ए क्या है, तो बोलेंगे वेक्टर ए का परिमाण। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माड़ा वेक्टर ए, ये चीज। बात समझ में आ रही है। ओके, तो अगर समतल पृष्ठ है तो आप चाहे उसके लंबवत ऊपर की ओर लें चाहे नीचे की ओर, दोनों तरफ लंबवत हो सकता है। ये चीज हो गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज और आप समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, यानी बंद पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिएगा ये क्या है बेटा, तो हम लोग बता देंगे कि ये बंद पृष्ठ।
तो बंद पृष्ठ अगर है तो यहाँ पर आपको समतल पृष्ठ के लिए छोटा छोटा क्षेत्रफल अवयव लेना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जैसे फुटबॉल है मान लीजिए, और फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे चेक बने हुए होते हैं। जो चेक बने होते छोटे छोटे से, उनको हम लोग क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं, क्योंकि उनका जो क्षेत्रफल होता है छोटा सा, उन्हीं से ऐसे जोड़ते चले जाओ तो पूरा क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। यानी पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं। और याद रखिए, अगर कोई पृष्ठ समतल नहीं है, गोलीय है या अनियमित आकृति का है, तो उस पर अगर हम लोग बहुत छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो समतल हो जाता है। जैसे पृथ्वी को आप समझिए, पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ा गोला है, लेकिन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ पे तो समतल दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि आप पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से पर होते हो तो आपको समतल लगता है। ऐसे ही यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं, इस पर एक बहुत छोटा सा ऐसे हम लोग इस प्रकार से क्षेत्रफल अवयव लेने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ भी हो, मान लीजिए इस बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है बेटा, यहाँ पे वो ए है। क्या है इसका क्षेत्रफल? ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे कि ये बहुत बड़े क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एरिया एलिमेंट, और इसको हम लोग लिखेंगे डी ए से। क्या बोलेंगे? एरिया एलिमेंट, यानी कि क्षेत्रफल अवयव, ये बोलते हैं। याद रखना, बात समझ में आ रही है? तो अब कोई भी पृष्ठ है, अब ये समतल पृष्ठ हो गया बेटा, क्योंकि आपने क्या किया है, एक बड़े से क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, बहुत छोटा सा है। डी ए का मतलब बहुत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म, तो क्या होगा? समतल होगा। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी समतलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश हो, वो उसका जो परिमाण होगा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी डी ए के बराबर होगा। और उसकी दिशा क्या होगी? उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की ओर हम लोग खींच देंगे। देखिएगा बेटा, हाँ यहाँ पे ये वाला ले लीजिए, चलिए इसे काम कर लीजिए, ऐसे लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना बेटा, ये एक किसी भी आकार का एक बंद पृष्ठ था, उस पर आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया जिसका क्षेत्रफल डी ए था। अगर हम उसके क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, बंद पृष्ठ है तो आपको हमेशा उसका क्षेत्रफल जो सदिश होगा बाहर की ओर लेना है। और होगा कितना? डायरेक्शन क्या होगी? तो पृष्ठ के लंबवत, वो तो हमेशा होगी, तो पृष्ठ के लंबवत हमने बाहर की ओर ले ली। इसको हम लोग लिख देंगे वेक्टर डी। क्या लिख देंगे बेटा? वेक्टर डी। और आप सभी जानते हो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसका परिमाण डी ए, और उसकी दिशा अगर हम इसी की डायरेक्शन में मान लें यूनिट वेक्टर एन है, पृष्ठ के लंबवत यूनिट वेक्टर एन। चूंकि यूनिट वेक्टर एन है क्या, एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण एक होता है, एक से गुणा कराने पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और डायरेक्शन किसकी बता रहा है? तो वेक्टर डी ए की बता रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। आई होप आपको एरिया वेक्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें केवल दो चीज़ आपको बढ़िया से याद रखनी है। एक तो उस अगर हम किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं तो उसका परिमाण क्या होगा? उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दिशा क्या होगी? सदैव उस पृष्ठ के लंबवत होगी। बस इतना याद रखना। बंद पृष्ठ है तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर ही लेना। अगर खुला पृष्ठ है तो दोनों की ओर ले सकते हो, लेकिन आपको परिभाषित करना होगा कि आपने किस ओर लिया है, पहले आपको स्पष्ट करना होगा, इधर की ओर कि इधर। ये आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमको घन कोण के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है। आप पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गया और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गया। एसआई में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को शामिल किया गया है, मीन्स पूरक राशियों को। जो पूरक राशियाँ हैं बेटा वो दो हैं,
और ये सभी बच्चों को 11th में पढ़ाया जाता है। हालांकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो इसलिए हम लोग को यहाँ पढ़ाना पड़ता है। एक तो होता है तलीय कोण या फिर समतलीय कोण, और दूसरा होता है बेटा घन कोण। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है हम। अब कई बच्चों को तो ये लग रहा होगा कि कोण में भी कोण होता है, अगर नहीं पढ़े हो तो ऐसा लग सकता है। तो हम लोग दोनों कोण समझ लेते हैं शॉर्ट में कि समतलीय कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। अभी तक आप लोग कौन सा कोण पढ़ रहे थे उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फटाफट देख लीजिए आप लोग, छोटा सा एक टॉपिक है, क्या है बेटा? तो बोलेंगे प्लेन एंगल। मीन्स समतलीय कोण। समतलीय कोण ये चीज, ये होता क्या है? अभी परिभाषा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं, क्या बेटा? लिखेंगे यहीं पे, किसी वृत्त की परिधि या फिर किसी वृत्त के चाप। चाप क्या होता है बेटा? परिधि का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, आर्क जिसको आप लोग बोलते हो, उसके केंद्र पर अंतरित कोण या फिर बनाया गया कोण, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण समतलीय कोण कहलाता है। ये बेटा, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ओके, अब इसमें हम दो तीन चीज याद रखेंगे। जैसे अब अगर ये भौतिक राशि है तो हम सभी जानते हैं इसका मात्रक भी होता होगा, बिल्कुल होता है। तो SI मात्रक, जो इसका SI मात्रक होता है बेटा, वो होता है रेडियन। ये और शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं RAD, ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया रेडियन बेटा। अब इसको हम लोग जनरली देखते हैं कि थीटा से लिख देते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, थीटा से लिख देते हैं। अब जो परिभाषा लिखा है उसको, कॉन्सेप्ट को हम लोग मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि है क्या। सबसे पहले आप एक वृत्त ले लीजिए। हम लोग सपोज करेंगे हमारे पास एक ये वृत्त है। ओके, अब कहा गया है किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर, एक केंद्र बना लो। केंद्र तो हम लोग जानते ही हैं, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये हो गया चाप द्वारा। चाप क्या होता है तो हम सभी जानते हैं, जो सर्कमफ्रेंस है बेटा उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो कोई भी एक हिस्सा सिलेक्ट कर लो, हम सपोज कर लेंगे बहुत छोटा सा हिस्सा है यहाँ और ये, यानी इसकी जो लंबाई है बेटा बहुत सूक्ष्म है, आपको बड़ा करके दिखा दिया गया है समझने के लिए। ये इसकी लंबाई को हम लोग मान ले रहे हैं D, छोटी सी लंबाई। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो गई बेटा वो DL हो गई। अब इस चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण कैसे बनाएंगे, तो उसके जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु उनको मिला दो। जैसे ये, इसको यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से। अब आप सभी जानते हो बेटा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। यानी हम बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R। ऐसा हम सपोज करेंगे, ये केंद्र हो गया।
तो देखना बेटा, इस वृत्त के चाप DL के द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोण, अब जब चाप बहुत छोटा है बेटा तो कोण भी बहुत छोटा बनेगा, और यहाँ कोण कितना बनेगा तो हम लोग बता देंगे d थीटा, ये ओके। हाँ, तो अब इसको समझना बेटा, यहाँ पे चूंकि हम सभी जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है, इस पे रख देंगे। कोण कितना है बेटा d थीटा, अच्छा चाप कौन सा ले रहे हो DL, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लैंग्वेज लिख देंगे, इसलिए चाप DL के द्वारा केंद्र O पर बनाया गया कोण, कोण का मतलब बेटा जनरली हम लोग समतलीय कोण ही समझेंगे, बात समझ में आ रही है। जब आपसे कोण कहा जाता है तो आप लोग यही समझ लो, समतलीय कोण, यही समझना ही है, या फिर यहाँ पूरा लिख लो बनाया गया समतलीय कोण। चलो समतलीय कोण को हम लोग किससे लिखें, क्या है d थीटा, बराबर कितना होगा बेटा चाप, चाप कितना है DL, ओके, बटे त्रिज्या कितनी है बेटा R, तो यही होगा आपका। चलो, और मात्रक देखेंगे तो क्या होगा बेटा रेडियन, रेडियन में आया है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी कण एक चक्कर पूरा करता है, एक वृत्तीय चक्कर पूरा करता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे एक छोटे से अल्पांश, यानी जो सरकमफ्रेंस का अल्पांश है, यानी छोटी सी लंबाई है, उसके कारण उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। अब पूरा परिधि के कारण ही देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, अब वृत्त के परिधि, और वृत्त का परिधि जब होगा बेटा, देखना ये छोटी सी लंबाई थी, और जब पूरा परिधि ले लोगे तो पूरी बड़ी लंबाई होगी, उसको आप यल मान लेना, और यल होगा क्या तो आप बोलोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का परिधि हो जाएगा। और वृत्त का परिधि होता क्या है तो हम सभी जानते हैं 2πr, ये तो आपसे कहा जा रहा है वृत्त के परिधि यानी 2πr लंबाई है ना, तो वृत्त के परिधि द्वारा केंद्र O, केंद्र O पर बनाया गया समतलीय कोण, समतलीय कोण। अब बेटा जब चाप बड़ा होगा तो कोण भी बड़ा होगा, तो इसलिए उसको हम लोग d थीटा से ना लिख करके थीटा लिखेंगे, और थीटा बराबर कोण बराबर आया क्या चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या होगा पूरा परिधि होगा, परिधि, परिधि कितना है बेटा 2πr बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है r, तो r से r क्या होगा कट जाएगा, इसलिए थीटा बराबर आपको मिलेगा 2π रेडियन। अब ये रेडियन में है, इसको हम लोग अंश में बदले यानी कि डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए पाई की जगह 180 डिग्री रखते हैं, तो 180 का 2 में गुणा कराओगे 360, या फिर 360 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है बेटा, तो ये होगा। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया समतलीय कोण। अब हम लोगों को समझना है बेटा घन कोण। तो सबसे पहले दोनों में थोड़ा सा अंतर बता दूं, आप इतना याद रखना बेटा, ये जो समतलीय कोण बनता है वो समतल में बनता है यानी प्लेन में बनता है, और वृत्त क्या होता है प्लेन होता है, ये 2D होता है बेटा, इसमें दो विमाएं होती हैं, याद रखना। इसको आप लोग ऐसे लिख लेना, ये है क्या तो बोलेंगे वृत्त है, और ये कैसा होता है 2D। आपने इसका कभी आयतन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आयतन के लिए 3 विमाएं चाहिए होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई,
ये क्या है, दो ही विमाएं हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए आप लंबाई और चौड़ाई, इसलिए वृत्त का आप केवल क्षेत्रफल ही पढ़ पाते हो। बात समझ में आ रही है? तो वृत्त क्या है, 2D है, और घन कोण हम लोग पढ़ने वाले हैं गोले में, वो 3D होता है, 3 विमाओं वाली आकृति होती है, उसमें घन कोण बनता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहली बात। चलो देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा बेटा, सॉलिड एंगल। यानी कि घन कोण, ये घन कोण हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, लिखेंगे किसी गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा याद रखना बेटा, वहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, चाप लेते थे, यानी एक प्रकार की लंबाई होती थी। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल ले रहे हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं होंगी इसमें। तो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके, या फिर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण। क्या याद रखना बेटा, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। ये तो हो गया आपका परिभाषा। घन कोण की क्या हुई बेटा, परिभाषा। थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब याद रखना बेटा, गोले और वृत्त में अंतर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। असल में पेपर पे हम लोग बनाते हैं या बोर्ड पे बनाते हैं तो हम लोग की मजबूरी होती है, 2D होता है, कागज़ भी आपका द्विविमीय है, तो उसमें भी ऐसे वृत्त बना दें और गोला भी ऐसे बना दिए, तो दोनों एक ही दिखता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अगर हम बात करें कि ये वृत्त है, ठीक है, तो इसमें दो विमाएं होंगी। अगर हम बात करें कि ये गोला है, ठीक है, तो इसमें 3D होगा, यानी त्रिविमीय होता है। इसका केवल हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं, A बराबर पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में, आर क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। याद रखना, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका हम लोग एरिया पढ़ते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हम लोग आयतन भी पढ़ते हैं, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्योंकि इसके 3 विमाएं होती हैं। बात समझ आ रही है? मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप हाथ में पहनते हो छल्ला, जिसको आप चुल्ला बोलते हो, उसको आप अपनी कॉपी पे रखना और उसके बीच में ऐसे ऐसे करके पेज का एक टुकड़ा काट लेना। तो जो टुकड़ा मिलेगा बेटा, उसमें देखोगे दो ही विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई, मोटाई उसकी नहीं होती, थिकनेस जो होती है नेग्लेक्टेड होती। तो ये आपका जो होता है वो वृत्त होता है। लेकिन आप फुटबॉल देखते हो, बॉल देखते हो, मार्बल बॉल देखते हो, जो कंचा खेलते थे, ये सब क्या है बेटा, बेटा तो बोलोगे कि गोला है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या बोलोगे, गोला। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि जो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बॉल होता है, ये सब गोला के अंतर्गत आता है। और जो कागज़ है, अगर हम उसको इस प्रकार से काटें तो वृत्त होगा। या फिर जो प्लेट होती है, बात समझ में आ रही है, जो सिक्का देखा है आपने, सिक्का कॉइन, अगर उसकी मोटाई ना हो, बात समझ आ रही है, जो ऊंचाई है वो ना हो, तो वृत्त होगा। इतना याद रखना है। तो वृत्त और गोले में अंतर पता चल गया। तो इसका मतलब है कि आप घन कोण और समतलीय कोण में भी थोड़ा बहुत अंतर जान गए। समतलीय कोण नाम से ही पता चल रहा है समतल में बनेगा, और वृत्त समतल होता है उसमें बनेगा। और घन कोण किस में बन रहा है बेटा, गोले में। इसकी परिभाषा यहाँ से दी जा रही है, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण। हम लोग इसकी भी, अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज है तो मात्रक को देख लेते हैं।
तो इसका जो SI मात्रक होता है बेटा, वो याद रखना स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ओके, और शॉर्ट में इसको बेटा लिखते हैं SR। ये अच्छा, एक चीज़ और, इसका भी कुछ ना कुछ संकेत होता होगा, तो लिखेंगे इसे ये ये कैपिटल ओमेगा है, इसे ओमेगा या फिर स्मॉल ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है बच्चों में, जनरली होती है, जो क्या में पढ़ते हैं ओम का नियम, बोलते हैं कि सर जो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े, प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम, उसको हम लोग लिखते हैं इससे। तो इसको तो हम लोग ओम बोलते हैं, ओमेगा नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप याद रखना कि ये जो है ओमेगा, ये और ये ग्रीक के अल्फ़ाबेट का लास्ट अक्षर है। उसमें 24 अक्षर होते हैं, तो ये 24वां अक्षर ये। तो ग्रीक यानी कि यूनान का जो वर्णमाला है बेटा, उसका ये 24वां अक्षर है ओमेगा। इस दोनों को बोलते हैं ओमेगा, और इसका अंतर आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे आप लोग पढ़ते हो इसको ए और इसको भी पढ़ते हो ए, तो इसको क्या बोलते हो बेटा? कैपिटल ए। इसको क्या बोलते हो? स्मॉल ए। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है, उनके वर्णमाला में ओमेगा को इस तरीके से कैपिटल लिखा जाता है और स्मॉल इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे आप लोग पढ़ते हो सिग्मा, तो सिग्मा ये कैपिटल सिग्मा होता है बेटा, और ये स्मॉल सिग्मा होता है। ये भी ग्रीक अक्षर का है, ग्रीक भाषा का ही अक्षर। बात समझ आ गई? तो इतना याद रखना कि ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है, दोनों से लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल उसी से लिखते। बात समझ आई? और रही बात ओम की, तो आप याद रखना कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम, उसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए संकेताक्षर के रूप में ओमेगा को लिखते हैं। तो ओमेगा को हम लोग ओम बोलते हैं वहाँ पर, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जैसे एक वृत्त लिए थे, बात समझ में आ रही है, और मैथमेटिकली हम लोग देखे कि समतलीय कोण कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक गोला लेंगे बेटा। क्या लेंगे? गोला ले लीजिए। ये चलो, गोले का केंद्र बना लीजिए बेटा, यहाँ पे बना लीजिए। गोले का केंद्र वो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि ये है क्या? गोला। देखने में तो वृत्त ही लग रहा है ना? ओके। और ये कैसा होता है? 3D होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक है, इस गोले का आप क्षेत्रफल भी कुछ मान लीजिए। हम लोग सपोज कर लेंगे बेटा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो a है। कितना है? a। चलो क्षेत्रफल मान लिया। अब इस गोले पर आप एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लीजिए। कैसे? जैसे यहाँ पर वृत्त के परिधि की लंबाई पूरी थी, कितनी थी? L थी, जिसकी वैल्यू 2πr थी। ओके, उसका आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया था लंबाई का, dl। वैसे ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको अल्पांश बोलते हैं। बात समझ आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर भी गोला क्या होगा? जैसे फुटबॉल आप एज्यूम कर रहे हैं, उस पर जो एक छोटे छोटे चक बने हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रफल अवयव बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से गोले के पृष्ठ पर भी ऐसे होगा ये पृष्ठ। बात समझ आ रही है? तो पृष्ठ पर ही एक छोटा सा हम लोग क्षेत्रफल अवयव लेंगे। सपोज कर लीजिए बेटा, वो क्षेत्रफल अवयव कुछ इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से ऐसे मान लिया हमने। ये
चलो ये हो गया। तो आप बताओगे यहाँ पर कि जो आपने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल होगा। तो हम लोग बता देंगे बेटा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया हो, उसको मान लेंगे हम लोग डी ए। और यहाँ पर लिख देंगे ये है क्या, तो ये एरिया था, ये एरिया एलिमेंट। क्षेत्रफल अवयव। अब इसके द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो घन कोण होगा। कैसे पता करेंगे कितना बन रहा है? तो जैसे वहां पर आपने किया क्या था, लंबाई के जो आपने लिया था अल्पांश यानी कि चाप जिसको बोलते हो, उसके सिरे को आपने केंद्र से मिला दिया था बाउंड्री को। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल अवयव के बाउंड्री को क्या करेंगे, बिंदुओं से मिला देंगे। देखिएगा कैसे, ठीक इस प्रकार से ये मिला दिए, ये इसको ऐसे मिला दिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे मिला दिए। बात समझ में आ रही है? ओके। एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये ऊपर रहेगा, ग्रीन वाली लाइन क्या है, पीछे जाके मिली हुई है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये हो गया बेटा, और इसको भी ये। अब एक चीज और, ये जो उस पार है बेटा ये आपको कम दिखेगा थोड़ा, मतलब ये इधर ऊपर पृष्ठ होगा तो वो तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग डॉटेड करने वाले हैं। कैसे? ये अब आपको फील हो रहा होगा कि ये जो दो लाइन है वो पीछे वाली बाउंड्री से, जो सी परिसीमा उधर उधर से आई है, और ये दोनों इधर से। बात समझ में आ रही है? ये अब यहाँ पर कोण कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। और ये भी मैं आपको फील करा रहा हूँ कैसे, वो पीछे से गया है, ठीक है, ऊपर से भी ले जा सकते हो। एक यहाँ पर बस ऐसे लिख दो इस कलर से। ये वाला जो कोण है बेटा ये है डी ओमेगा। आप जानते हो घन कोण को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। जब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है तो कोण भी बहुत छोटा सा बनेगा, इसलिए ओमेगा से न लिख करके डी ओमेगा से लिखा गया है। एक चीज़ और आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ये कि जो पृष्ठ है, केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा जो होती है बेटा वो गोले की त्रिज्या होती है, यानी ये आर है, गोले की त्रिज्या आर होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है? ओके। अब ध्यान देना, कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। हमारे पास एक गोला था और गोले का एक केंद्र था। वो गोले के पृष्ठ पर ही हम लोगों ने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया जिसका क्षेत्रफल डी ए था। अब उस क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो घन कोण होगा, डी ओमेगा। कैसे बनाएंगे, तो उसके बाउंड्री के प्रत्येक बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, बिंदुओं से मिला देंगे। अब वो जो कोण क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो क्या होगा बेटा, डी ओमेगा होगा, घन कोण। और त्रिज्या क्या होती है तो आप सभी जानते हो, गोले के केंद्र को पृष्ठ से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है, यानी ये जो पृष्ठ होगा गोले के ऊपर ही ऐसे होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? अब एक चीज आप लोग ध्यान देना, और वो ये थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। समझ में आ ही गया है? देखना बेटा,
हम सभी जानते हैं चूंकि क्षेत्रफल अवयव डी ए जो है बेटा वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। याद रखना, जो इसका क्षेत्रफल अवयव डी ए है बेटा वो त्रिज्या के गोले के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। बात समझ आ रही है? उसी के अनुपात में आर स्क्वायर के अनुपात में डी ए भी बढ़ता जाता है अगर आर स्क्वायर बढ़ाओगे और इसको घटाओगे तो आर स्क्वायर के अनुपात में ये भी घटता जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगर ऐसा है तो अगला स्टेप देखिएगा, पी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा बराबर करने के लिए LHS RHS को, और वो आता है बेटा डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। हम बता देंगे कि डी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, यहीं पर लिख दे रहे हैं जहां डी ओमेगा ये कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है, और डी ओमेगा ही क्या है, डी ए के द्वारा उसके केंद्र ऊपर बनाया गया घनकोण। तो हम लोग डी ओमेगा के लिए अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें इसलिए डी ओमेगा आपको मिल जाता है डी ए, इधर था आर स्क्वायर गुणे में इधर भेज देंगे भाग अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज, और इसका मात्रक स्टेरेडियन ऐसा है। बात में हम लिख देंगे कि डी ओमेगा है क्या, तो डी ए के द्वारा ओ पर बनाया गया घनकोण। यानी आप समझ सकते हो बेटा कि अगर आपने कोई एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया और उसके कारण घनकोण बनाना स्टार्ट किए, अगर उसको आप बढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है त्रिज्या का वर्ग भी बढ़ रहा होगा, बात समझ में आ रही है, तब भी घनकोण उतना ही आएगा बार बार। यानी कह सकते हो डी ए और बटे आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा ही डी ओमेगा के बराबर मिलेगा, क्योंकि अगर आर स्क्वायर बढ़ेगा तो डी ए भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और आर स्क्वायर घटेगा तो डी ए भी घटेगा, तो उसी के बराबर हमेशा आएगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट लिखा गया। यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो घनकोण है बेटा एक प्रकार से वो क्षेत्रफल अवयव, इसके क्षेत्रफल अवयव बटे त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। जैसे वहाँ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या थी, वैसे यहाँ पर घन कोण बराबर क्षेत्रफल अवयव बटे त्रिज्या का स्क्वायर यानी वर्ग। एक चीज तो समझ में आ गया ये। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ये तो छोटा सा चाप के द्वारा बनाया गया कोण इतना था, अगर हम पूरी परिधि द्वारा बनाया गया कोण देखते थे तो 2 पाई रेडियन आता था। ऐसे यहाँ पर भी आप देखना कि गोले के छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण जो उसके केंद्र पर कोण बना है वो तो डी ओमेगा आ गया। अगर आपसे कोई कह रहा है कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण ही, यानी जो इसके गोले का पृष्ठ है पूरे पृष्ठ के कारण ही उसके केंद्र पर कोण बनाया जाए तो कितना होगा, तो हम लोग बताएंगे, ध्यान दें। अब संपूर्ण गोले के संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने ए माना है बेटा ये, और इसकी वैल्यू कितना होती है तो आप सब जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है उस गोले की त्रिज्या है। तो अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र ओ पर बनाया गया घनकोण, ये बात आप समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण बनाया गया घनकोण डी ओमेगा था। अब बड़ा सा क्षेत्रफल लेंगे तो बड़ा कोण बनेगा और उसको डी ओमेगा से न लिख करके ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा बराबर फार्मूला क्या था बेटा, क्षेत्रफल अवयव। यहाँ पर क्षेत्रफल कौन सा लिया हो, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए बटे त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितनी आर,
आर स्क्वायर लिख देंगे बेटा। ओके, अब देखना बेटा, ए की जगह कितना लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिला, 4 पाई, कितना है बेटा, तो 4 पाई स्टेरेडियन ऐसा। यहाँ से एक बात पता चली कि अगर हम लोग गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया घनकोण देखते हैं तो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद करके ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, क्या, किसी, इसके बाद लिखना किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा का मतलब उसके क्षेत्रफल के द्वारा है ना, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके भीतर किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। घनकोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। मैं इसको समझा रहा हूँ बेटा, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। जब इतना लिख लेना उसके बाद ये चीज़ें लिख लेना, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके भीतर किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। जरूरी नहीं है कि वो बंद पृष्ठ क्या हो बेटा, गोला ही हो, किसी भी आकृति का हो, बस इतना याद रखना कि वो बंद होना चाहिए। और अगर वो बंद पृष्ठ है तो उसके भीतर किसी भी बिंदु पर, मैंने कहा है, जो बनाया गया कोण होगा उसका मान क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन होगा। जो भी बिंदु आप सेलेक्ट करते हो उसके भीतर, और जो भी पृष्ठ आप सेलेक्ट करो, पूरा पृष्ठ सेलेक्ट करते हो, हम लोग करते क्या हैं, उस बिंदु को केंद्र मानकर एक गोला खींच लेते हैं, काल्पनिक गोला। बात समझ में आ रही है? और फिर घनकोण का मान निकालते हैं तो 4 पाई स्टेरेडियन किया जाता है। तो इसलिए ऐसा आपको लिखना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। एक चीज़ केवल आपको ध्यान देने योग्य है, क्या, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ और उसी से तुलना करवा के वहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना, अगर हम त्रिज्या की बात करें, इसके केंद्र बिंदु को मिलाएं, जैसे ऐसे कोई पृष्ठ है बेटा, गोलीय पृष्ठ है, और मान लेना यहाँ कहीं केंद्र है, तो केंद्र से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पृष्ठ को मिला रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो ये होगा क्या, आप बताओगे त्रिज्या। बात समझ में आ रही? और त्रिज्या जो होती है हमेशा गोलीय पृष्ठ पर लंब होती है, या फिर परिधि पर लंब होती है, चाहे वृत्त होगा चाहे गोला हो, उस पर लंब होगी। बात समझ में आ रही? अगर हम आपसे कहें कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो आप बताओगे इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर लंबवत बाहर की ओर कर रहे हो तो उसके त्रिज्या के अनुदिश ही तो होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है, ऐसे त्रिज्या क्या होगी, उस पृष्ठ पर क्या होगी, लंबवत होगी, और यही उसके बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश होगा। यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो त्रिज्या के अनुदिश ही है। अगर एक कंडीशन ऐसी कोई आती है, ये थोड़ा स्पेशल केस करके है, समझना कैसे। मान लीजिएगा बेटा कि कोई यहाँ पर ऐसे मान लो बंद पृष्ठ है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक ऐसे क्षेत्रफल अवयव सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर कोई बिंदु सेलेक्ट कर रहे हो, मैंने कहा है ना किसी बंद पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर, तो यहाँ पर आप घनकोण बना रहे हो इसके कारण, ठीक है, बनाइए। उसकी बाउंड्री को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मिलाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये
तो यहाँ पर एक कोण बनेगा डी ओमेगा। इसका क्षेत्रफल अवयव डी ए है, परिमाण इसका डी ए है, ठीक है। तो आप कहोगे ये पृष्ठ ऐसे हैं, इसके लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, यानी यहाँ ऐसे। ये पृष्ठ ऐसे है तो इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस बिंदु ओ की, बिंदु ओ से उस बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींचे, तो आप बताओगे तो त्रिज्या है। बात समझ में आ रही है? अभी बताएंगे त्रिज्या कैसे हो। और इसके अनुदिश अगर हम कोई एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच का कोण कुछ ना कुछ बन रहा है। अगर ये कंडीशन है, और गोले में ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप केंद्र पर माने हो, केंद्र पर घनकोण निकाल रहे हो, तो देखिए कैसे, अगर ये गोला है जो आपने अभी सीखा है, और यहाँ पर कोई पृष्ठ लिया गया आपके द्वारा, ठीक है, और उसके केंद्र पर आप घनकोण बना रहे हो, ठीक है, तो ये जो त्रिज्या होगी बेटा, वो त्रिज्या के अनुदिश ही एक लाइन ये होगी, और इसी के अनुदिश ही इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, वेक्टर डी। यानी कह सकते हो बिंदु ओ से क्षेत्रफल अवयव के को मिलाने वाली रेखा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, उनके बीच का कोण 0 है। तो अगर उनके बीच का कोण 0 है तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, और इसके लिए देखिए, अगर इनके बीच का कोण 0 नहीं है, कुछ अतिरिक्त है, उसके 0 के अतिरिक्त है, थीटा है मान लो, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग फार्मूला प्राप्त करते हैं कि घन कोण का फार्मूला होगा। असल में घन कोण का फार्मूला यहाँ पर आता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं व्यापक फार्मूला, जो भी कोण हो रख दो। इसको हम लोग यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझना बेटा ठीक से। यहाँ पर हम उसी की तरीके से एक फिगर बनाते हैं, ये बढ़िया से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर हम कोई एक बिंदु सेलेक्ट कर लेते हैं, बिंदु ओ। अब इस क्षेत्रफल अवयव, इसका मान हम लोग मान ले रहे हैं बेटा डी ए है, कितना है डी ए, इसका क्षेत्रफल डी ए। इसके कारण बिंदु ओ पर घनकोण हम लोग देख रहे हैं, तो आपको पता है करना क्या है, इसकी बाउंड्री को क्या करना है, बिंदु से मिला देना है, ऐसे यहाँ से मिला देना, ये हो गया। इसको मिला दिया, बात समझ में आ रही है। और पीछे भी मिला दो थोड़ा सा, इधर बात समझ में आ रही है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये सबसे पहली बात, ये तो पीछे से लाइन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इतना लाइन दिखेगा नहीं आपको, तो इसको आप डॉटेड कर दीजिए, बात समझ में आई। अब बिंदु ओ से इस क्षेत्रफल अवयव को मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए, और उसकी दूरी बता दीजिए कि बिंदु ओ से इस क्षेत्रफल अवयव के बीच की दूरी कितनी है। यानी यहाँ पर हम लोग ले जाकर बीच में सेंटर में ऐसे मिलाएंगे, ओके। कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ ये यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि कितनी दूरी है, तो लिख देंगे आर दूरी है। कितनी दूरी है बेटा, ऐसे मान लेंगे आर दूरी पर है, और यहाँ पर कोण भी बना देंगे,
कुछ इस तरीके से। ओके बेटा, ठीक है। हम लोग बताएंगे कि इसके घन कोण का जो मान है, ये क्षेत्रफल और डी के कारण बिंदु ऊपर जो घन कोण बनाया गया है उसकी वैल्यू डी ओमेगा है। अभी इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं कितना है। ये बिंदु कोई होगा, वहाँ पर मिला। अब सारी चीज़ आप बहुत ध्यान से समझना। बिंदु ओ से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक इकाई सदिश ले लेते हैं। दिशा बताने के लिए एक इकाई सदिश ले लेते हैं। चलो किस कलर का ले लिया जाए, व्हाइट ले लेते हैं। ये इसी के अनुदिश का मतलब, ये जो बिंदु ओ से उस पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा है एलो, उसी रेखा के अनुदिश यानी कि उसी की दिशा में एक ऐसे ले लेते हैं। ये लो ले लिए, और इसको हम लोग बता देंगे कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर एन हम लोगों ने मान लिया। अब क्षेत्रफल सदिश हम लोग देखते हैं, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये होगा। ऐसे ही क्षेत्रफल आपका क्या है, ऐसे ही पृष्ठ है आपका, ऐसे रखा हुआ है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे ये पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सब जानते हो, वेक्टर डी, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का हमको कुछ कोण दिख रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये कंडीशन नहीं था, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे त्रिज्या के अनुदिश एक रेखा खींचते, डी ए और त्रिज्या के अनुदिश जो रेखा थी इकाई सदिश था, उन दोनों के बीच का कोण 0 होता। तो अगर ऐसा है ना, यहाँ पर लैंग्वेज हम लोग लिख देंगे कि यदि यूनिट वेक्टर एन एंड वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा है, ऐसे हमने कह दिया कि कुछ कोण है। तो डी ए तो जानते हो कि क्षेत्रफल सदिश है, यूनिट वेक्टर एन अभी मैं बता रहा हूँ तो याद है, भूल जाओगे, इसलिए लिख लो। यूनिट वेक्टर एन को आप क्या करो, लिख लो कि क्या है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे, जहाँ यूनिट वेक्टर एन जो है बिंदु ओ से क्षेत्रफल अवयव डी ए लिख रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव डी ए को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश यही लिख देते हैं। बस यूनिट वेक्टर एन क्या है बेटा, बिंदु ओ से क्षेत्रफल अवयव डी ए को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इकाई सदिश। अब ध्यान देना बेटा, आपको करना क्या है, इस क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण बिंदु ओ पर घन कोण का मान निकालना है, डी ओमेगा। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो, ये जो पृष्ठ है, अगर हम लोग बिंदु ओ को केंद्र माने और दूरी आर को त्रिज्या मान के गोला खींचे, तो ये जो पृष्ठ होगा पूरा का पूरा गोला पर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही, जबकि परिभाषा तो यही कहता है कि किसी गोले पृष्ठ के द्वारा के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, उसी गोले के केंद्र पर बनाया गया था, तो ये पृष्ठ पूरा का पूरा गोला पर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बिंदु क्या है, असल में इस पृष्ठ के हिसाब से केंद्र पर नहीं है।
तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, बिंदु O को केंद्र मानना है, R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचना है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, ये समझ में आ ही गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। ये और अब हम यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु O, यदि O को केंद्र मानकर, घबराना नहीं बेटा, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, क्या याद रखना है, यदि O को केंद्र मानकर व R को यदि O को केंद्र व R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचे, एज्यूम करिएगा। अगर हम बिंदु को केंद्र मानते R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचे तो DA का जो क्षेत्रफल अवयव है, DA का प्रक्षेप, तो वेक्टर DA का गोले के पृष्ठ प्रक्षेप DA cos थीटा प्राप्त होगा। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। देखिए कैसे, इसको आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर हम बिंदु O को केंद्र मानते हैं, R को त्रिज्या मानते हैं, तो जब आप गोला खींचोगे तो गोलीय पृष्ठ आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और जब आप इस वेक्टर DA जो क्षेत्रफल अवयव है, इसका जब प्रोजेक्शन लोगे उस गोलीय पृष्ठ पर, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये प्राप्त होगा बेटा, बात समझ में आ रही है। और इसको मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें ऐसे एचिंग कर दे रहा हूँ, ये आपको प्राप्त होगा। और इसकी वैल्यू होगी क्या, तो आप सभी जानते हो, इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो DA cos थीटा। कैसे, इसको आप मैथमेटिकली समझ सकते हो। DA का करना क्या है बेटा, आप ध्यान से सुनना। अगर ये बिंदु को केंद्र माने, R को त्रिज्या मान के एक गोला खींचे, तो ये गोलीय पृष्ठ होगा, बात समझ में आ रही है। और इस गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो त्रिज्या के अनुदिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो त्रिज्या होती है बेटा वो गोले पर क्या होती है, लंब होती है। तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो भी तो पृष्ठ के लंबवत ही होता है, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यानी यूनिट वेक्टर n की दिशा में होगी। तो अगर हम वेक्टर DA का n के अनुदिश प्रक्षेप लें कुछ इस तरीके से, ये तो आपको ऐसे प्राप्त होगा। इसी के अनुसार देखना थोड़ा, यूनिट वेक्टर n की दिशा में आपने क्या किया, वेक्टर DA का n की दिशा में प्रक्षेप लेंगे, तो प्रक्षेप लेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, घटक जो तोड़ते थे आप वही थीटा के पास है तो cos, तो अगर ये वेक्टर DA है तो इसकी वैल्यू कितना होगी, DA cos थीटा। हाँ इधर भी आप तोड़ सकते हो, इधर वाला घटक होगा DA sin थीटा, लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो अगर ये पृष्ठ होगा तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्या के अनुदिश होगी ये DA cos थीटा।
तो अब आप आराम से बोल सकते हो। अब क्षेत्रफल अवयव DA के कारण इस क्षेत्रफल अवयव DA के कारण O पर बनाया गया घन कोण, तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डी ओमेगा बराबर, फार्मूला क्या होता था, क्षेत्रफल अवयव बटे त्रिज्या का वर्ग। अब आप क्या करोगे, अब ये बिंदु O क्या हुआ, केंद्र बन चुका है, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको केंद्र माना है, आर को त्रिज्या एक गोला खींच लिया है, और वहां पर जो क्षेत्रफल मिला है, यानी गोलीय पृष्ठ पर DA का जो प्रक्षेप मिला है, प्रोजेक्शन, उसकी वैल्यू कितना है, DA cos थीटा। तो इसकी वैल्यू लेंगे हम लोग बेटा, लिखेंगे DA cos थीटा और बटे त्रिज्या का वर्ग, आर को त्रिज्या माना था ना, तो आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज में आपको घबराना नहीं है टॉपिक देख के, क्योंकि ये टॉपिक वाकई आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए आपको इसमें से जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हो आज, ये तो क्या उसका कंसेप्ट आराम से समझ में आया होगा। क्षेत्रफल सदिश में केवल दो चीज़ें याद रखनी है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, और उसका परिमाण क्या होगा, तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इतनी सी बात याद रखनी है बस, अगर बंद है तो हमेशा बाहर की ओर। दूसरी चीज़, समतलीय कोण से हमको कोई लेना देना नहीं, ये आप पहले से जानते हो, आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। रही बात घन कोण की, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, गॉस का प्रमेय अभी लगाएंगे तो हमको जरूरत होगी। तो इसमें केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है बेटा, कि जो घन कोण होता है वो गोलीय पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ में बनता है, इतना याद रखना है। तो होता क्या है, घन कोण बराबर क्षेत्रफल अवयव बटे त्रिज्या का वर्ग, इसका मात्रक एसआर स्टेरेडियन, ओमेगा से कैपिटल या स्मॉल से लिखते हैं, इतनी सी बात याद होगी। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, कि किसी बंद पृष्ठ के द्वारा उसके भीतर किसी भी बिंदु पर, जरूरी नहीं कि केंद्र पर ही, किसी भी बिंदु पर बनाया गया जो घन कोण का मान होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इसको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ काम लगेगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये सब आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घन कोण समतलीय कोण ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय को समझने के लिए। तो उसमें मेन जो पॉइंट है वो याद रखना है आपको, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, और दूसरी चीज, अगर कहीं पर भी क्षेत्रफल सदिश और बिंदु को उस पृष्ठ के मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई कोण बन रहा हो, तो आपको केवल फार्मूला ये लगा देना है कि DA cos थीटा अपन आर स्क्वायर, और देखो वही फार्मूला मिल जाएगा अगर हम थीटा का मान 0 ले लें। मान लो DA इसी की दिशा में है, जैसे यहाँ पर था, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या के अनुदिश ही DA होगा, क्योंकि त्रिज्या पृष्ठ पर लंब होती है और पृष्ठ के लंबवत ही क्षेत्रफल सदिश होता है। तो इस कंडीशन में DA और यूनिट वेक्टर n के बीच का कोण 0 होगा, तो cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 से गुणा कराओगे DA अपन आर स्क्वायर, यानी कि यही मिल जाएगा DA अपन आर स्क्वायर। तो याद रखना ये जो फार्मूला है बेटा व्यापक फार्मूला है, अगर दोनों के बीच में कोण थीटा है तो डायरेक्ट लगा देना DA cos थीटा अपन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही, और अगर समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।